और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे उस बड़ी खबर का जिसमें असम में आज यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश किया गया है विधानसभा में और तीसरा राज्य असम बन गया है इस प्रकार की व्यवस्था में आगे बढ़ने को लेकर। इसी पे करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष उत्तराखंड गुजरात के बाद असम में यूसीसी की बारी। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबर और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। सुरेश जोशी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा निखिल जैन जी हैं जो कि कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शेखर अय्यर जी, आप तीनों का स्वागत है। निखिल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि अब तीसरे राज्य के तौर पे असम ने पहल की है लेकिन कांग्रेस का विरोध दिखाई पड़ रहा है। जब सभी देश के नागरिकों के लिए समान नियम कायदे कानून की व्यवस्था अगर आगे बढ़ रही है, संविधान संबद्ध बात अगर आगे बढ़ रही है, तो ये विरोध किस ओर क्यों? अरिंदर जी, आपने कहा समान नागरिक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उससे पहले आपने बताया कि कैसे ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए इसमें एक्सेप्शन है कि ये ट्राइबल्स पे नहीं लगेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी ये कहना चाह रही है कि ट्राइबल्स नागरिक नहीं है, या फिर वो ये कहना चाह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए है लेकिन ट्राइबल्स के लिए नहीं है? ट्राइबल्स के लिए नहीं है तो यूनिफॉर्म कैसे है, समान कैसे है? सबसे बड़ा तो दिक्कत यही है। दूसरी बात, इसमें इस तरीके कुछ अच्छे कानून भी हैं लेकिन बुरे भी हैं। जिस तरीके से इसमें कहा जाता है कि अगर आप एक लिव इन रिलेशनशिप में हैं, और ऐसी चीज हमने उत्तराखंड के यूसीसी कानून में भी देखी, गुजरात में भी देखी, कि अगर आप लिव इन में हैं तो आप 1 महीने के अंदर सरकार को बताइए, सरकार को आप नहीं बताएंगे तो आपको जेल डाल देंगे। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आता कि लिव इन और मैरिज में, वेडिंग में फर्क होता है, जो शायद बीजेपी की सरकारों को समझ नहीं आता। उसमें लैक ऑफ कमिटमेंट होती है, लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। अगर मैं शादी किसी महिला से नहीं कर रहा हूं, वो महिला मेरे से नहीं कर रही है, तो मैं सरकार को जाके क्यों बताऊं, किसी रजिस्ट्रार को, किसी थाने में? और अगर मैंने नहीं बताया तो मुझे भी और मेरी प्रेमिका को भी, दोनों को आप उठा के जेल डाल देंगे। ये कौन सा न्याय हुआ? ये किस लिए करा जा रहा है? और उसके बाद ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि किस तरीके से बीजेपी जिन संगठनों को समर्थन देती है, जैसे कि बजरंग दल हो गया, वीएचपी हो गया, ये प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप, किसी भी किस्म के नॉन मैरिटल रोमांटिक रिलेशनशिप को ये लोग कैसे देखते हैं? वैलेंटाइंस डे पे डंडे लेके भागते हैं कपल्स के पीछे, उन्हें मारने को उतारू रहते हैं। अब ऐसे राज्य में जब किसी राज्य में जब बीजेपी की सरकार हो, बजरंग दल, वीएचपी एकदम अपने चरम पे काम करें, वहां पर आप ये चाहते हैं कि एक लड़का लड़की जिन्होंने विवाह नहीं करा है लेकिन साथ रहते हैं, वो जाके सरकार को बताएं ताकि बजरंग दल के लोग उनके घर पे आए और उनकी लिंचिंग कर दें। ये बेतुका कानून है। उसके बाद जो आप समानता की बात करते हैं, समानता तो इसमें दिखती नहीं है क्योंकि आपने ट्राइबल्स के लिए पहले ही एक्सेप्शन कॉज कर दिया। एंड मेरा यही सवाल है, ये दो सबसे बड़े सवाल। ठीक है सुरेश जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब कई असमानताएं या इस प्रकार से अव्यवहारिक व्यवस्थाएं इस कानून के माध्यम से हैं जिस पर आपको सोचना चाहिए और आपके राजनीतिक एजेंडे में तो फिट बैठता है, लेकिन देश के नागरिकों के लिहाज से भला एक तरीके से होता नहीं है। सुरेश जी। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि आज हम जो तीसरे राज्य में गए हैं क्योंकि देश की ये नीड है, देश की आवश्यकता है, देश की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी तो आज नहीं, हम तो 89 से कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जब भी बीजेपी की मेजोरिटी की सरकारें आएंगी, प्रदेशों के अंदर सरकारें आएंगी, तो हम देश में यूसीसी लागू करेंगे। हम देश के अंदर जो है कि हमने कहा था कि 370 जो है कि यहाँ से हटाएंगे। हमने कहा था कि भाई हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। ऐसे काफी मुद्दे थे, उनमें से एक विषय यूसीसी भी है। देखिए, कांग्रेस हमेशा जो है कि जहां पर भी देश की बात आती है, जहां पर देश के संविधान और कानून की बात आती है, वहां पर उस हर पक्ष का विरोध करती है, क्योंकि कांग्रेस जो है कि सिर्फ वोट की राजनीति करती है। अब आप देखिए कि भाई कांग्रेस के टाइम पर ही, जब कांग्रेस रिजीम पे होती थी, साहबानों का प्रकरण उसी समय हुआ था। भाई अगर यूसीसी के आने से इस देश की महिलाओं को सम्मान मिलता है, इस देश की महिलाओं को उनके वो राइट्स मिलते हैं जो सबको मिल रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? अब आप बताइए कि भाई 3 तलाक का ही अगर विषय को आप ले लें, तो यूसीसी के आने के बाद कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम समाज का है, वो सिर्फ टेलीफोन पे, मोबाइल पे या किसी चौराहे पे खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने अपनी पत्नी को 3 तलाक बोल दिया और 3 तलाक हो गया है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो वोट की राजनीति के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी उसको जो है डिनाई कर देते हैं। देश के अंदर की क्या परिस्थितियां उसको नहीं देखते हैं। अब आप बताइए कि भाई आज अब ये जो इन्होंने नई बहस छेड़ी है, उसमें ये कहते हैं कि आदिवासियों को लेकर के, आदिवासियों के विषयों को लेकर के, देखिए सांस्कृतिक परंपराएं, हम बार बार कहते हैं कि ये देश जो है वो परंपराओं के आधार पर, आध्यात्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर आज से नहीं हजारों वर्षों से खड़ा है। तो अगर किसी की सांस्कृतिक आस्था को, किसी के परंपरा को अगर कहीं पर कोई ठेस पहुंच रही है, तो ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सरकार में है,
तो सरकार की ड्यूटी है कि भाई वो उस विषय को भी ध्यान में रखेगी जिस विषय से कहीं न कहीं किसी समाज को आघात पहुंच रहा है। ठीक, तो इसलिए ठीक जी। शेखर जी, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का विरोध राजनीतिक विरोध महज है या फिर उनकी जो चिंताएं हैं वो जेन्युइन कंसर्न्स के तरीके से हैं? शेखर जी। नहीं, देखिए, बात है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आज की बात नहीं है। हमारे जब संविधान बनाया गया था, जब संविधान अडॉप्ट किया था, उसी में ये प्रावधान है जो जिसको कहते हैं आप निर्देशक सिद्धांत, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसी में है। आर्टिकल 44 में क्लियरली कहा गया है कि स्टेट को ही इस तरह की एक कानून लाने की प्रयत्न करना चाहिए। तब सवाल है इतने सालों के बाद क्यों हो रहा है, ये क्यों रोका गया? जब आपने हिंदू का कोड बिल लाए थे वहां सुधार लाने के लिए हिंदू समाज में, अब ऐसी कानून क्यों रोका गया? और ये सिविल कानून क्यों नहीं किया गया उस समय? क्या कारण था? पंडित नेहरू जी के समय क्यों रोका गया? देखिए, ये जो बात बार बार हो रही है भाई लिव इन को रजिस्टर करना है, नहीं तो नहीं, उसके पूरा कानून में बताया गया क्यों। देखिए, शादी के नाम पे कई महिलाओं को धोखा दिया गया है, उन बच्चों को मतलब रास्ते में छोड़ा गया है। ये ऐसा एक, क्योंकि मैरिज हो या लिव इन रिलेशन पे कोई पाबंदी नहीं है जी, लेकिन ऐसे संबंधों से जो बच्चा अब जो बच्चे आएंगे उनकी देखभाल कौन करेगा, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि शादी करते हैं तो। और दूसरी बात, सारे शादियों को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। देखिए, सारे मैरिजेस इसमें रजिस्टर्ड हो गए, क्योंकि उत्तराखंड का जो कानून है वो एक मॉडल कानून है। उसी को गुजरात ने भी अपनाया, उसको अभी आज असम भी कानून को लाया है, और जाके और 3 राज्यों करने हैं, वो मध्य प्रदेश भी है, उसमें पश्चिम बंगाल भी है, तो एक एक करके, और छत्तीसगढ़ भी कर रहे हैं। अब सवाल आ रहा है, एक मॉडल दिया गया था, वो भी कैसे एक कमिटी बनी गई थी, उत्तराखंड सरकार ने कमिटी गठन की थी जी। देखिए, सवाल है कि जिस प्रावधान को आपको लग रहा है इस पे प्रॉब्लम है, उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कॉमन ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो अलग है तो कर बिल्कुल, तो उसके लिए तमाम दरवाजे खुले हुए। निखिल जी, सवाल यही है कि महज विरोध के लिए विरोध है या फिर अगर समस्याएं भी हैं तो उस समस्या के समाधान के लिए नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे? आपने लिव इन को लेकर जो बात की उसके प्रावधान बहुत विस्तार से दिए गए हैं, उसकी वजहें भी बताई गई हैं, इस चर्चा में भी उसका जिक्र निकल के आ रहा है। तो क्या ये महज विरोध के लिए विरोध हो रहा है? अरेंद्र जी, बिल्कुल नहीं। अगर कभी किसी लिव इन रिलेशनशिप से एक बच्चा जाना जाता है और उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने से अगर आदमी मना करता है तो बिल्कुल सरकार को उसके लिए कानून बनाना चाहिए, उसमें मैं कोई गलती नहीं मानता। लेकिन आप ये कहें कि आप लिव इन रिलेशनशिप को जाके रजिस्टर कराएं, नहीं कराएंगे तो आपको जेल डाल देंगे, ये सरकार की जो गंदी मंशा है वो दिखाता है। ये प्रोविजन शादियों के लिए भी कि आपको उसकी भी जानकारी देनी है। शादी का जो कॉन्सेप्ट है और लिव इन का कॉन्सेप्ट है बहुत अलग है। लीगली स्पीकिंग, एज अ लॉयर आई कैन से कि बहुत ज्यादा फर्क है। शादी में फ्रॉम द स्टार्ट हमेशा इन्वॉल्व होता है। आप सब रजिस्ट्रार के पास वेडिंग रजिस्टर कराते हैं, अगर आपको तलाक लेना है, डिवोर्स लेना है तो आप कोर्ट में एक पिटीशन लगाते हैं। तो शादियों में हमेशा से ये चीज होती है, लिव इन में ये नहीं होती। और यही फर्क है एक लिव इन में और एक शादी में, जहां पर लड़का और लड़की अभी शादी के लिए सहमत नहीं है लेकिन साथ रहने के लिए सहमत है। यही डिग्री का फर्क होता है, पहली बात। दूसरी बात, 3 तलाक का जिक्र मेरे बीजेपी के मित्र ने करा, वो शायद भूल गए हैं कि 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई थी जिसने ये कहा था कि 3 तलाक इज नॉट अ वैलिड फॉर्म ऑफ तलाक। तो आप फोन पे, चिट्ठी से, मुंह से जैसे भी तलाक 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 बोले, उससे किसी महिला को आप तलाक नहीं दे सकते। उसके बाद भारत सरकार कानून भी लाई, उन्होंने तो यह कह दिया कि किसी आदमी ने अगर महिला को 3 तलाक दे दिया तो उसको 3 साल की जेल हो जाएगी। अब मुझे यह नहीं समझ आता कि जब वो तलाक ही नहीं है तो आप उसे जेल कैसे डालेंगे। उसके बाद इन्होंने आर्टिकल 370 का जिक्र करा और राम मंदिर का जिक्र करा। मैंने याद दिला दूं, राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से बना है, बीजेपी की सरकार से नहीं बना। बीजेपी की सरकार समर्थन कर रही थी, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैं आप ही बात आ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं बात यहां आ रही कि लोगों के अगर समान नागरिक संहिता जो कि संविधान में जिस बात का जिक्र है, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बात कही गई, अगर उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है तो विरोध क्यों? उसमें सुधारात्मक जो व्यवस्थाएं हो सकती है आप कहिए, राजनीतिक विरोध के लिए उसका विरोध क्यों? अरेंद्र जी, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यह लिखा हुआ है कि सरकारों को यूसीसी बनाने चाहिए जिसमें उन्हें फैलानी कम्युनिटी के लिए एक्सेप्शन डालना चाहिए?
वहां तो नहीं लिखा हुआ। अगर आप एक्चुअली यूसीसी बनाना चाहते हैं, जैसे संविधान में अनुच्छेद 44 में लिखा है, तो आप ट्राइबल्स पे भी बनाइए। ट्राइबल्स को आप हटा रहे हैं, लेकिन आप हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाई को, जैन को, पारसियों को डाल रहे हैं। संविधान में यही तो लिखा है ना कि जो सरकारें हैं ये उनकी जिम्मेदारी है लागू करे, तो सरकार अपने पूरे विवेक से वो चीजें तय कर रही है। सुरेश जी, सवाल यही बस है। अच्छा, एक छोटी सी चीज में समय की सीमा जल्दी से। हाँ अरे जी, एक छोटी सी चीज में और बोल दूं, ये आर्टिकल 44 की तो बात करते हैं। आर्टिकल 38 में जब कहा जाता है आप साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट करें, वो तो नहीं करा जाता। कॉलेजेस के प्रोफेसर हमारे रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से गौमूत्र से कैंसर ठीक हो सकता है। उसमें तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात होती है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि कास्ट सेंसस करके समाज का एक्सरे करके गरीबों को पैसा दिया जाए, उसमें दिक्कत हो जाती है। आपका पॉइंट आ गया सुरेश जी। वो ये कह रहे हैं कि साहब आप एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। जी नहीं, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि सुधार की गुंजाइश तो हर विषय पे सुधार की गुंजाइश भी रहती है। अगर कोई अच्छा सुझाव है तो वो लिया भी जा सकता है, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जिन विषयों की हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने से पहले या 2014 से पहले भी तो हो सकते थे ना। अगर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि ये तलाक को लीगल नहीं माना, तो भाई तब तक जो है कि 2017 तक जो है कि क्यों तलाक होता रहा, ये किन सरकारों में होता रहा। आखिर हिंदू मैरिज एक्ट बिल आता है, हिंदू मैरिज बिल आता है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो लोग कहते हैं कि हम जो है सरकार के संविधान को नहीं मानते, उन पे बिल क्यों नहीं आता है। आज देश की जनता ये पूछना चाहती है कि क्या इस देश के अंदर दो कानून चलेंगे? कानून तो एक ही चलेगा भाई, जब हम संविधान की बात करते हैं और हम पे ये आरोप लगाते हैं कि संविधान को नहीं मानते। लेकिन जो लोग जब से ये देश बना है तब से लेकर आज तक संविधान को नहीं मान रहे, संविधान इनके लिए एक छोटी सी ऐसी पुस्तक है जिसको ये जेब में डाल करके घुमा रहे, लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे लोगों से उसको बेनिफिट्स मिलने हैं, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। अगर यूसीसी भी आ रहा है, आज तीसरे राज्य ने यूसीसी का वो किया है, आखिर वो भी तो जो हमारा संविधान था, संविधान के तहत हमारी धाराओं के अंतर्गत ही तो हम लोग ने उसको अडॉप्ट किया ना। कोई अलग से तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अमेंडमेंट भी नहीं किए हैं भाई, हमने तो लागू करने का जो संविधान निर्माताओं ने इस देश के अंदर आप यूसीसी ला सकते हैं उस विषय को रखा था, उसी को हमने इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया। लेकिन बार बार जो है कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी दूसरे धर्मों के नाम पर अपने वोट बैंक को जिंदा रखने के लिए जो एक बंटवारे का सिस्टम कांग्रेस की नीति रही है, आज से नहीं, ये शुरू से, अगर आप 47 से देखेंगे आज तक देखेंगे तो ये डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी उस पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि देश के सब नागरिकों को, भाई अगर देश के अंदर मोदी जी ने कोई योजनाएं लागू की हैं, उसके बेनिफिट्स अगर हम लोग दे रहे हैं, क्या वो दूसरे समाज के लोगों को नहीं मिल रहा है? क्या वो तो पूरे देश के लोगों को बेनिफिट से मिल रहा है, चाहे राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, मकान मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, सबको मिल रहा है ना। ठीक है, ओके, ठीक है। शेखर जी, क्या एक प्रोग्रेसिव समाज के नाते हम संवैधानिक व्यवस्थाओं में यूसीसी जैसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने को लेकर तैयार हैं, या फिर स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और समानता जैसे तमाम विषयों पर यह राजनीतिक बहस अभी और लंबी खिंचने वाली है? देखिए, ये बहस का कोई मतलब नहीं है। देखिए, कानून का पीछे क्या कारण रहा है वो हमें पहले समझना चाहिए। कितने क्रिमिनल केसेस फाइल हुए हैं, कितने पीड़ित महिला ने कहा भाई मुझे शादी के नाम पे धोखा दिया गया, मैं बच्चे को रास्ते में छोड़ के चले गए। और ये जो कानून है ये बड़ा क्लियरली कहता है कि देखिए, जब एक मर्द और एक महिला के बीच में एक संबंध बनता है, वो शादी से हो या बिना शादी से, लेकिन उनके जो उससे जो परिवार बनते हैं वो तो बच्चे होते हैं ना जी। और इसके अलावा अगर मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, कई बार होता है, इसको लेकर कितने पुलिस केसेस है, उसमें क्या कंप्लेंट है, भाई मुझे छोड़ा गया, मुझे मेंटेनेंस नहीं दिया गया, और लिव इन रिलेशनशिप में मेंटेनेंस की प्रावधान नहीं है नॉर्मली। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गया है कि मेंटेनेंस हो, इनहेरिटेंस हो, मान लीजिए संपत्ति की भी बात आएगी। उसके बाद जब बच्चों की जिम्मेदारी, फिर उनकी लीगल प्रोटेक्शन क्या है। देखिए, ये अब इसमें ये यूसीसी क्लियर क्यों क्या कहता था भाई ये लीगल चिल्ड्रन है, ये इलिजिटिमेट चिल्ड्रन है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, जब केवल लिव इन वाला ऐसा नहीं है कि हम तो वेस्टर्न नहीं है ना भाई, बिल्कुल। और किस तरीके से आगे बढ़ रहा हूं, सामाजिक, बहुत सामाजिक कारण है इसको, बिल्कुल समाज में वो बैलेंस बनाने के लिहाज से भी आगे बढ़ना पड़े। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए।